Thank you very much for creating this opportunity to talk to the next generation of our engineers. It's real pleasure. और आप लोगों से मिलने से पहले मैं डॉक्टर साहब को बता रहा था कि मैं यूईटी ज़िंदगी में आज तीसरी मरतबा आया हूँ। एक दफ़ा मैं क्रिकेट का मैच खेलने के लिए आया था, मैं आप लोगों की एज का हुआ करता था। एक दफ़ा अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए आया था, एडमिशन हो गया था वैसे, ठीक है, आर्किटेक्चर में एडमिशन हो गया था, और उसके बाद आज आया हूँ मैं, और इतनी अंदर तक यूईटी में आज पहली दफ़ा आया हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, how many of you are from first year? Seniors? Low down your hand. Seniors? Brilliant. Occupational health and safety से कुछ ताल्लुक आप लोगों का रहा? सीनियर्स का? सीनियर्स का तो रहा होगा, ओके। कुछ साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये एक ऐसी निश है मार्केट की इंजीनियरिंग सेक्टर में जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल इंफॉर्मेशन और फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा सा लैक करते हैं हम लोग, लेकिन इट्स अ बिग मार्केट एंड दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, दे कैन ईजिली डू सो। एंड आई विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर यू। गाइडेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, फ्यूचर में आप वेयर टू लुक अपॉन, किस तरफ आप देख सकते हैं, ताकि आप लोग इसमें अपने फर्दर स्टेप्स जो हैं वो लेते चले जाएं और कैरियर डेवलप कर लें। आई एम बेसिकली अ प्रोसेस इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर हूँ मैं। माई बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ आर इन केमिकल इंजीनियरिंग। आई स्टार्टेड माई career as operations engineer with petrochemical sector in Pakistan, in Lahore. लेकिन fortunately I have come across people and organizations who are taking HSE and still taking, who used to take and still taking health, safety and environment, especially occupational safety, very seriously as one of their core values. And once this core value is instilled in your beliefs when you are working in that organization, तो आपको inevitably बहुत सारी information मिलती है, सीखने के मौके मिलते हैं, वो organization भी आप पर invest कर रही होती है। So I was fortunate enough कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, which make me what I am today. So I'm thankful to all those people, all those professionals who I came across in my professional career in industries, outside industry, in academia. जिन जिन लोगों के साथ मिला, काम किया, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाते चले गए, and now you are at a certain stage कि जहाँ से ये further down the line आप ये information pass on करनी शुरू करें, अगलों को देनी शुरू करें। As I said, फॉर्मली आप लोगों के पास तो मॉड्यूल है, आप फॉर्मली कह सकते हैं कि हम एक मॉड्यूल है हेल्थ एंड सेफ्टी का, उसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के आए हैं ऑर्गेनाइज। हम तो इंडस्ट्री में चले गए थे तो वहाँ जाके हमने सुना था कि हेल्थ एंड सेफ्टी, वाह ये भी कोई चीज़ होती है। वी डिडंट हैव अ क्लू, कोई आइडिया ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था। इंडस्ट्री में पहुँचे हैं तो वो भी इंडस्ट्री की अपनी ज़रूरत थी, इस वजह से हमें बताया उन्होंने। उल्टी सीधी को हरकत कर दी, उल्टे सीधा इक्विपमेंट चला दिया, कुछ फाड़ दिया यहाँ पे जनाब इसने, तो क्या करेंगे, इसको बताना है पहले कि भाई ये करने वाले काम हैं, ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, ठीक है, देन यू मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ये दास्तान है क्या, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो सारा कज़िया है ये है क्या, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेटा 2.2 मिलियन सादा लफ्ज़ों में कितने होते हैं? 22 लाख। 22 लाख के करीब लोग सालाना ऑन द एवरेज हर साल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और इलनेसेस से मर जाते हैं। दीज आर फैटेलिटीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंजरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट illnesses.
I'm talking about illnesses and injuries that resulted in fatality, जिसके नतीजे में मौत वाक़या हो गई, ठीक है, 22 लाख in industrial environment. ILO, I hope you know, ILO is International Labour Organization, यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है जो वर्कर्स वेलफेयर के ऊपर, लेबर वेलफेयर के ऊपर काम करता है यूनाइटेड नेशंस के अंडर अम्ब्रेला में, ठीक है जी. सो ILO is stating that 2.2 million and 270 million workers are injured separately. That's a separate case. Now that's for the globally. If we talk about the UK figures only, United Kingdom, England, the key figures for the year 17-18, 144 fatal injuries. फैटल इंजरीज या फैटेलिटीज वन एंड द सेम थिंग, कि ऐसी इंजरी जिसके नतीजे में डेथ हो गई. 1.4 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम अ वर्क रिलेटेड इलनेस, 30.7 मिलियन वर्किंग डेज लॉस्ट. लास्ट पॉइंट के ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि फाइन्स फ्रॉम कन्विक्शंस टोटल्ड एट 72.6 मिलियन पाउंड्स. ये रजीम अभी हमारे मुल्क में नहीं आया कि हम सू कर दें, सू का समझते हैं ना, आप केस कर देंगे जनाब आपके ऊपर, ठीक है. मैं आपके पास आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है, वहाँ से मुझे कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसका मेरे पास खालिसतन सबूत है कि जनाब वो आपकी इंडस्ट्री में रहने की वजह से हुई है, तो उसका हर्जाना इतना बड़ा है जो आपको भरना पड़ेगा मुझे, और वो साबित भी हो जाता है. ये रजीम अभी यहाँ नहीं आया. नाउ जस्ट इमेजिन कितने घर बन रहे हैं. ऑक्यूपेशन है, काम है ना भाई, उनका रोजी कमाने का जरिया है, घर बन रहे हैं. आए दिन कोई ना कोई मजदूर गिरा हुआ होता है, किसी ने हाथ तोड़वाया होता है, किसी ने सर फड़वाया होता है. अगर ये सारे केस करने शुरू कर दें तो कहानी कहाँ जाएगी. लेकिन अभी हो नहीं रही ना, ये कोई लीगल फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है हमारे पास जिसके थ्रू हम ये सब कुछ कर सकें. और ये सब कुछ वहाँ होता है मौके पर नहीं, ये 30 साल के बाद भी होता है. कुछ ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स हैं जिनकी इलनेसेस अब नहीं अपीयर होंगी. वो अगर आपने काम किया हुआ है, लाइक सिलिकोसिस, सिलिकॉन, रेत वाले इलाके में सैंड ब्लास्टिंग वगैरह को, रेत से मुतल्लिक कोई भी लोग जो काम करते हैं, या एक आपने वो सुना होगा, वो छतें जिसकी बना करती थी, क्या मटेरियल होता था वो, कैंसर कॉजिंग मटेरियल था, एस्बेस्टॉस. नाम सुना हुआ कभी एस्बेस्टॉस का? एक मिनरल है, नेचुरली अकरिंग मिनरल है, उससे वो हीट रेजिस्टेंट है, इसलिए उसकी पहले छतें वगैरह बना दिया करते थे. बहुत सारे इंसुलेशन की जगह पर इस्तेमाल करते थे, ग्लव्स भी बन जाते थे उसके. बाद में पता चला जी ये तो कैंसर कॉजिंग है. और जो यूज़ करते रहे हैं 70s में, 80s में, 90s में, या इस सेंचुरी के आगाज़ में, उन लोगों ने केसेस किए हैं एंड दे हैव वन, कि जी हमें इन्होंने गलत इक्विपमेंट दिया था और इनकी वजह से ये हुआ. ये सारे हैं वो कन्विक्शंस. ये 72.6 मिलियन जो पाउंड्स भरे गए सिर्फ यूके में. मूविंग फॉरवर्ड, ओशा का नाम सुना कभी आप लोगों ने? कौन है, किसी को पता है? एनीबडी नोस अबाउट ओशा? ऑक्यूपेशनल, जी बेटा, करीब है, वेरी गुड, 50% हो गया. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंडर ये काम करता है इदारा. इसका टोटल फोकस जो है वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि इंडस्ट्री में सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है, उसको इंस्पेक्ट करते रहते हैं, साइटेशंस करते रहते हैं, ऑडिट्स करते रहते हैं और फाइन्स लगाते रहते हैं. और ऑब्वियसली दुनिया को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दे आर कलेक्टिंग द डाटा. स्टैटिस्टिक्स बड़े इम्पेकेबल हैं, शानदार किस्म के स्टैटिस्टिक्स हैं, और वो स्टैटिस्टिक्स आप लेके बहुत कुछ डिवाइस कर सकते हैं, बहुत कुछ उससे आप नतीजे अखज़ कर सकते हैं. मसलन यहाँ पर ये सिर्फ ये एक ग्राफ में सिर्फ ये बता रहे हैं जी कि 2006 से लेकर 2018 तक सिर्फ यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो फैटेलिटीज़ हैं वो कितनी हैं, ऑक्यूपेशनल फैटेलिटीज़. ये इसमें रोड एक्सीडेंट्स शामिल नहीं हैं,
हार्ट अटैक्स शामिल नहीं हैं, कोविड शामिल नहीं है इसमें सिर्फ वो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में हुए, काम करते वक्त हुए। कितने? 5000 से ऊपर है अभी भी नंबर 2018 का। नाउ दैट्स व्हाई दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस to create an atmosphere, to create such a culture within their organizations where people feel safe to work. And this is all about occupational health and safety. That's why it is so important for the people, for the industries, for the organizations. तो ये है क्या? अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, इसको डेफिनेशन छोटी सी देना चाहें कि ये है क्या? It is occupational safety deals with prevention of accidents and hazardous situations arising from workplace environment, or a multidisciplinary field concerned with the safety, health and welfare of people at occupation. काम करते हुए, occupation. The most important word here is the occupation. जब आप काम कर रहे हैं, काम की जगह पर, इंडस्ट्री में, ठीक है, वो सब्जेक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ इंसिडेंट्स करता है उसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज और वेलफेयर। ILO की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास है बेटा, यू कैन रीड इट। दिस इज द लीगल एंड ऑफिशियल डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशंस और ILO ने इशू की है, WHO ने इशू की है फॉर ओवरऑल वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए। सिंपल वर्ड्स में, काम पे जा रहे हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, द एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट शुड बी कंड्यूसिव टू मेक यू फील दैट यू आर सेफ। एट द एंड ऑफ योर वर्क डे, एट द एंड ऑफ योर शिफ्ट, आप बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस जाएंगे। ये इंश्योर करना है एम्प्लॉयर्स ने, ठीक है। और यही सारी की सारी डोमेन है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इसके साथ अब अमेरिकन्स कॉल इट EHS, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, और यूरोपियंस मेजरली इसको कहते हैं HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। सो दोनों तरीके हैं देखने के, दोनों तरीके हैं बोलने के, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ वही है। जब मैं थोड़ी सी आज बात करूंगा आप लोगों के साथ कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस और वी आर मैनेजिंग रिस्क्स इन ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट। इसके लिए कुछ 2-3 टर्म्स का जानना ज़रूरी है। मैं क्विकली वो डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बड़ी माइन्यूट सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये समझ लो, इनको जहन में रखने से बहुत सारी चीज़ें आगे की जो हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी तुम लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैज़र्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, वो हैज़र्ड। इस कमरे में कोई हैज़र्ड है? एनीथिंग, कोई चीज़ आपको लगता है या इस कमरे में नुकसान पहुंचा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड वेरी गुड। बिजली है, यहाँ पर सरों पे पंखे लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कुछ भी गिर सकता है, हैज़र्ड है, ओके। लेकिन नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल, पहुंचा नहीं रहा वो आप लोगों को, गिर नहीं रहा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसी के साथ मिलती जुलती टर्म कि भाई बिजली तो है, ये पंखा सर पे लगा हुआ है, गिरने के कितने % चांसेस हैं भाई, ठीक है। द चांस दैट समथिंग विल हैपन, प्रोबेबिलिटी। एक तो हैज़र्ड था, फिर आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ी कम है यार, सही तरह बांधा हुआ है इसको, सही बुश लगा हुआ है, अंदर हमने नट टाइट किया हुआ है, एनुअली इसको चेक भी करते हैं हम लोग, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ओके। सिविरिटी, नुकसान कितना पहुंचाएगा, अगर ये गिर गया तो नुकसान कितना पहुंचाएगा। हो सकता है यहाँ से गिरे नीचे, कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा, बस पंखे का ही नुकसान हुआ जी, फ़र्श पे गिरा था, फ़र्श थोड़ा सा तोड़ दिया उसने। मैं नीचे था तो शहादत भी हो सकती है, फिर नुकसान ज़्यादा है, ठीक है।
तो severity depends the degree of something undesirable और seriousness कि कितना सीरियस इंसिडेंट हो गया यार। हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं इंडस्ट्री में, हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं कि भाई ये एक हैजर्डस केमिकल है, एक रिएक्टिव केमिकल है, कोरोसिव केमिकल है, ठीक है, ये एक टैंक के अंदर है, इसको हम दूसरे केमिकल के साथ मिक्स कर रहे हैं, ये एक हैजर्ड है, क्या ये बाहर निकल सकता है? लाइक्लीहुड फिर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि अगर निकल आया तो क्या क्या कर सकता है, कितना डैमेज करेगा यार, ये फाउंडेशन को डैमेज करेगा, अगर कोई बंदा अंदर हुआ तो उसको डैमेज कर देगा, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, जो इर्द गिर्द लोग खड़े हुए हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस तो चल रहा है ना आपका, तो आप फ्यूम्स अंदर ले गए हैं, आपके लंग्स को नुकसान पहुंच गया है। ये सारे सिनारियोज हम लोग देख रहे होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स। और फिर हम एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रिस्क, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर बताना होता है ना, दही दे दो 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, को बट साहब आ गए तो पूरा कुंडा भी मांग सकते हैं, ठीक है, नो ऑफेंस टू बट्स। तो क्वांटिफाई करना, इंडस्ट्री में रिस्क को कैसे क्वांटिफाई करोगे यार आप लोग? गिरेगा नहीं गिरेगा, सर फाड़ेगा नहीं फाड़ेगा, क्या होगा? तो इन तमाम सिनारियोज को वी कैलकुलेट, और कोई एक बंदा नहीं कर रहा होता, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, 3-4 लोग 5 लोग 6 लोग मिलके बैठते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि हाँ जी ये हो सकता है नुकसान, इस हैजर्ड से ये प्रोबेबिलिटी अगर हो तो इतना नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को हमें क्वांटिफाई, आई वुड नॉट से क्वांटिफाई, बेसिकली क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट होती है, हम क्वालिटी उसकी डिफाइन कर देते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा करेगा, कम करेगा या बहुत कम करेगा, इस तरह से कुछ हम लोग टर्म्स बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, ज़रा ध्यान कीजिएगा, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, वेरी अनलाइकली, स्लाइट, फिजिबल, लाइकली, वेरी लाइकली, और यहाँ पर है सिवेरिटी, माइनर, सिग्निफिकेंट, सीरियस इंजरी, मेजर इंजरी, फर्टेलिटी। ग्रेविटी बढ़ती चली जा रही, सीरियसनेस उसकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम से ज़्यादा होता चला जा रहा है कि बार बार हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज इसको वंस इन अ मंथ लिख देती हैं, वंस इन अ ईयर लिख देती हैं, 1 in 10 ईयर लिख देती हैं, 1 in 100 ईयर्स लिख देती हैं। सबके अपने अपने पैमाने हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसको गेज करने की कोशिश करते हैं कि कोई यूनिट लगा दें यार साथ इसके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स को, तो आपके पास एक नंबर आता है और हम कह देते हैं जनाब कि वो प्रोडक्ट जो ग्रीन या येलो जोन में है वो लो और मीडियम रिस्क हैं, जो रेड, एम्बर या फिर रेड और डार्क रेड में आ रहे हैं, ब्राउन में आ रहे हैं, बड़े सीरियस रिस्क हैं यार, इनके ऊपर पहले काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके लिए करना क्या है? उनके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो जनाब आइडेंटिफाई द हैजर्ड। आप जिस एटमॉस्फेयर में हैं, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में हैं, आप पॉलीमर प्लांट पे हैं, आप रिफॉर्मिंग सेक्शन में हैं, आप अमोनिया के प्लांट के ऊपर हैं, आप रिफाइनरी में हैं, कहीं कहीं पर भी हैं आप, विद इन योर डोमेन, विद इन योर सेक्शन, जिस इंडस्ट्री में भी आप हैं, उस एरिया में, वर्क एरिया के अराउंड क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, जैसे 2-3 तो आपने यहीं बैठे बैठे बता दिए। जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ क्लस्टर ऑफ केमिकल प्लांट्स और केमिकल यूनिट्स, जहां हर तरफ यूनिट ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्रोसेस इंडस्ट्री चल रही है और आप सेंटर में खड़े हुए हैं। कितने हैजर्ड मिलेंगे वहां पर? आप सब वो हैजर्ड आपने आइडेंटिफाई करने के, मेरे एरिया में ये मेरा एरिया है, ये 5, 6, 11 ये हैजर्ड्स हैं, दीज आर द हैजर्ड, फाइन। फिर क्या करें जनाब? उनसे एसोसिएटेड रिस्क, कभी हैजर्ड तो है लेकिन क्या नुकसान पहुंचाएगा वाकई मुझे, इवेल्युएट करना शुरू करें आप चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमने कहा था, है गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये इवेल्युएट करना शुरू किया। ऐसे हर चीज़ को तो नहीं ना हमने डाल देना अपनी लिस्ट के अंदर। देन असेस, जो मैंने आपसे कहा था कि रिस्क मैट्रिक्स जो है अपना वो बना लीजिए कि ये कम नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये थोड़ी ज़्यादा हैं, मॉडरेट हैं, ये हायर हैं और ये वेरी हाई है।
इनके ऊपर तो कुछ टॉलरेंस लेवल 0 है हमारा, हम कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स की स्टेप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट, खास तौर पर प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन खास तौर पर प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए असेसिंग द रिस्क इस पूरे मैनेजमेंट सिनारियो का की स्टेप है। इसके लिए बेटा डिफरेंट स्टडीज हैं, डिफरेंट हमारे पास मैथडोलॉजीज हैं विच आर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हाईली साइंटिफिक, मॉड्यूलेशन बेस्ड, जिसमें आप सिनारियोज डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं 3Ds के अंदर कि यहाँ पर ये लीक हुई है, ठीक है, डिस्पर्शन मॉडलिंग जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, यहाँ पर लीक हुई है किसी चीज़ की, और 3 किलोमीटर वाले बंदे पर क्या असर होगा, 10 किलोमीटर वाले बंदे के ऊपर इस एक्सप्लोजन का या इस फायर का क्या असर होगा। ये सब आपके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स अवेलेबल हैं अब, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिंपल मैट्रिक्स 5x5 का एक सिंपल मैट्रिक्स से लेकर डिस्पर्शन मॉडलिंग तक, ये सारी रिस्क असेसमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्टडीज़ हैं। हैज़र्ड, हैज़ॉप, डिस्पर्शन मॉडलिंग है, ठीक है जी, रैम स्टडीज़ हैं। ये सारी की सारी स्टडीज़ जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती चली जाती है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली जाती, लेकिन सबका काम एक ही है कि आप रिस्क को असेस करें कि ये चीज़, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन इफ वेंट रॉन्ग हाउ मच डैमेज इट कैन कॉज, और उस डैमेज का एक्सटेंट क्या होगा, नेचर क्या होगी, बंदों को नुकसान पहुंचाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, या एसेट हमारा जो प्लांट है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, इसको तबाह करेगा, ये करेगा क्या। तो असेस कीजिए, ठीक है, रिस्क को और उसकी ग्रेविटी को, कि नुकसान किस किस्म का और कितना किसको। ये 3 स्टेप्स कॉमन हैं। मैंने आपको बताया कि स्टडीज़ बहुत सारी हैं जिनके थ्रू ये काम किए जाते हैं, ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। सिंपल प्रोसेसेस के लिए सिंपल, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जब आते चले जाएंगे, जो कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी डीलिंग विद इन द पॉलीमर इंडस्ट्री, इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्सेस में जब आप लोग जाओगे तो वहाँ इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेविटी बढ़ती चली जाती है, और आप इंशाल्लाह बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ वहाँ से देखोगे कि हो रही हैं। कंट्रोल द रिस्क। अच्छा, सारा कुछ पता चल गया कि ये रिस्क है, ये परेशानी है, अब करना क्या है। ये वो काम है जो एज अ मैनेजर, एज एन इंजीनियर, एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर, एज अ सुपरवाइज़र आप लोग किया करोगे। ये डिसीजंस हैं आप लोगों के करने के, इंजीनियर्स के डिसीजंस हैं ये करने के, ठीक है। नंबर 1 वो कहते हैं जी कि हायरार्की है, देयर इज़ अ हायरार्की, कि रिस्क पता चल गया है, उसकी परेशानी, उसकी ग्रेविटी हमें पता चल गई है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना। 5 स्टेजेस हैं जी, एलिमिनेट कर दें उसको, हटा दें इसको। चलिए यही रिस्क लेते हैं, ये रिस्क है, डॉक्टर साहब फैसला करते हैं यार ये हिलता रहता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ये इसको हटा दो, उतार दो ये पंखा यहाँ से, रिस्क ख़त्म हो गया। जब पंखा ही नहीं रहा तो रिस्क ख़त्म हो गया। सब्स्टिट्यूट, कहते हैं अच्छा यार इनकी जगह बदल के देखो, इसकी जगह वो दूसरा नीचे वाला पंखा ऊपर ले आओ, ऊपर वाला पंखा नीचे ले जाओ, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो, शायद ठीक हो जाए, कुछ बेहतर वाला इधर ले आओ, ठीक है। इधर क्योंकि खड़े होना होता है टीचर ने, रोस्ट्रम इधर है, ये इसके सर के ऊपर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, चेंज कर दो। सेकंड स्टेप, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगा दीजिए यार, कुछ भाई चेक कर लो हिलता क्यों है, वाइब्रेट कर क्यों रहा है, अंदर कोई पार्ट होगा, कोई बुश होगा, कोई नट ढीला होगा, कोई पेज ढीला होगा, किसी बंदे को टेक्नीशियन को चढ़ाओ वो ठीक कर दे यार, इसको कोई पार्ट चेंज होने वाला तो चेंज कर दो, कंट्रोल कर लो उस परेशानी को, इतना कुछ करना ही ना पड़े। अच्छा ये भी नहीं हो सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर दो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने अख्तियार में हैं, एज अ ह्यूमन आपके अख्तियार में है, मसलन आपके अख्तियार में ये है कि रोस्ट्रम को थोड़ा इस तरफ कर दो यार,
स्पीकर को बचा लो, ठीक है, या उस कोने में ले जाओ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फाइनल स्टेज होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, कि जो भी यहाँ आए उसको को भाई घर से हेलमेट लेके आया कर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप लोगों ने ये मास्क पहना हुआ है, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। आप एटमॉस्फेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप कोविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट वन थिंग इज ऑलवेज इन योर हैंड, दैट इज योर पर्सनल प्रोटेक्शन। वो तो बेटा आप खुद कर सकते हैं, खुद करते हैं, और वो करनी चाहिए आप, ठीक है जी। लेकिन ये फाइनल स्टेज है, ये कोई परमानेंट हल नहीं है। यू नो दैट, यू गेटिंग माई पॉइंट, कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। गुड। ये सारा काम जो आपने किया, सारा काम, आईएसओ की टर्म सुनी है कभी आप लोगों ने? आईएसओ, सेफ्टी वाला को आईएसओ होता है, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ, इसके कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं कुछ ढेर सारे। वो सेफ्टी वाला सुनो, हाँ 9000 कौन बोला? वेरी गुड। 9000 कौन सा होता है? 9001 होता है क्वालिटी वाला, क्वालिटी सिस्टम, वेरी गुड। और नंबर याद है किसी को? एक होता था 18000, ओ सास सीरीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी असेसमेंट, जो अब 45000 हो गई है। आईएसओ 45000 ये सेफ्टी से मुतल्लिक है, ठीक है। 14000 क्या है? हर चावल की फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है यार, हालांकि उनका लेना देना कुछ नहीं, डॉक्टर साहब है, उन्होंने इखलाक नहीं लिखा होता उन्होंने। ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14000, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं। बच्चे अगर ये स्टेप्स आप लोग कर रहे हो और इनको कहीं डॉक्यूमेंट कर रहे हो, इनकी फाइल्स बन रही हैं, आपने हैज़र्ड असेसमेंट की थी, रिस्क्स आपने डिफाइन किए थे, वो कहीं पर आपने लिखे हुए हैं, वो फाइल पड़ी हुई है, तो आप आईएसओ के लिए तैयार हैं। ये सारे काम जो अभी हमने किए ना, कि इसको रिस्क को आइडेंटिफाई किया, सॉरी हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई किया हमने, फिर मिल बैठ के हमने मीटिंग की कि यार इसके कितने % चांसेस हैं कि ये गिर जाएगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमने वो मैट्रिक्स बना लिए हर हैज़र्ड के लिए, वो सारा कुछ लिख के हमने एक फ़ाइल में लगा दिया, ठीक है। उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग के उन रिस्क को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या लगाएंगे उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें अगर आपने लिखी हुई हैं और डॉक्यूमेंट किया हुआ है ये सारे का सारा आपने, तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है, आईएसओ आपका तैयार है। इज़ इट पॉसिबल कि एज अ प्रोजेक्ट एक आईएसओ की सर्टिफिकेशन सर्वेलेंस ऑडिट करवाया जाए और हमारे स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट करें कि जनाब हम हेल्थ एंड सेफ्टी से कंप्लाइंट हैं, पॉलीमर में जो काम हो रहे हैं हमारे सारे वो इससे कंप्लाइंट हैं, एनवायरनमेंट का या इस तरह का, ये फाइनल ईयर के या थर्ड ईयर के बच्चों को इन प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट अ फूड फॉर थॉट, कैसा हो सकता है। एक टीम बना दें इनकी, मुझे भी रख दें उसकी टीम में, ठीक है जी, कंसल्टेशन मैं देता रहूँगा, काम ये करते रहें जनाब, और आईएसओ का सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि जब ये इंडस्ट्री में जाए इनको पता होगा आईएसओ तो कोई मसला नहीं, वो तो मैं ले ही लूँगा। एंड फाइनली बेटा मॉनिटर एंड रिव्यू, ये काम जो आपने किया है ये करके छोड़ नहीं देना, ये एनुअली, बाय एनुअली, क्वार्टरली इसको मॉनिटर करते रहना है। नए हैज़र्ड्स आते रहेंगे, नए रिस्क आते रहेंगे, नई परेशानियाँ आती रहेंगी, नए बंदे आते रहेंगे, ठीक है। बंदों के साथ भी तो सारा कुछ चेंज होता रहता है ना। पिछले बंदे को सारा कुछ पता था, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, कहीं लिखा नहीं हुआ, वो चला गया किसी और इंडस्ट्री में, तो आपका तो ख़त्म हो गया नॉलेज बेस, ठीक है। इसीलिए इसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं, ऑडिट इसका चलता रहता है कॉन्टिन्यूअल, और इसी को हम पूरे साइकिल को इसको हम कहते हैं PDCA, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये एक साइकिल बन जाता है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, हर साल कोई नई चीज़ उसमें आती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इम्प्रूव करते रहेंगे, और यही पर्पज़ है आईएसओ का या मैनेजमेंट सिस्टम्स का। अ नॉइजी इक्विपमेंट इन योर लैब यूज्ड 3 to 4 times a year फॉर एक्सपेरिमेंट कोई करना है हमने, कोई क्रशर वगैरह है, कोई ग्राइंडर है, कोई मशीन है इस तरह की बेतहाशा शोर करती है भाई, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं साल में 3-4 दफ़ा, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों ने करना है बस एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। सिमिलर पीस ऑफ इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन अनदर लैब, सजेस्ट फ्यू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, हाउ वुड यू काउंटर द रिस्क। कैसे मैनेज करते हैं इसको, वो
रिडक्शन की जो हायरार्की है उसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। याद रखिएगा, hearing loss is one of the occupational hazards or risks that results in permanent disability. Hearing loss is permanent. कुव्वत समात आपकी जाना शुरू हो तो ये चली जाती है, फिर हेयरिंग एड लगाते हैं आप, इसका मतलब रिवर्सल नहीं है कोई इसका, ये रिवर्स नहीं होती फिर। इन इट्स अ हैज़र्ड, इट्स अ बिग ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, ठीक है। शोर जो है 85 डेसिबल्स, ये नॉइज़ इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ का ये यूनिट है, तो 85 तक काबिल बर्दाश्त है। 85 डेसिबल का नॉइज़ हो तो आप वहाँ 8 घंटे तक काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो शोर, जो कि अक्सरियत होता ही है, तो वहाँ पे फिर आप 8 घंटे नहीं काम कर सकते। जैसे ये जस्ट अब हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है, नीचे हमारी एक लैब है, उस लैब में यार एक इक्विपमेंट है जो यूज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, शोर बहुत करता है। स्टेप्स क्या हैं जी, आप लोग सजेस्ट करेंगे, मुझे नहीं पता। एलिमिनेट कर सकते हैं आप इसको, सिलेबस में से निकाल दें, नहीं कर सकते। एलिमिनेट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको आप। एक्सपेंसिव, बजट नहीं है जी, एक्सपेंसिव नहीं कर सकते जी, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है इसका। मैं सजेस्ट समथिंग सिमिलर पीस ऑफ इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन अनदर लैब एज वेल। तो यार 3-4 दफ़ा इस्तेमाल होना, वो भी तो 3-4 दफ़ा ही करते होंगे ना, केमिकल वाले या मेटलर्जी वाले, तो उनके साथ कोई ताउन कर लेते हैं कि भाई आप पीर को कर लेना, हम मंगल को कर लेंगे, मतलब कोई एडजस्टमेंट, या इसको उठा के उनसे कहो जी कि हम अपने पास ला के लगा लेते हैं इसको, आपका ज़रा कम शोर वाला है इसको लगा लेते हैं और दोनों यूज़ कर लेंगे। हो सकता है सब्स्टिट्यूट, मुमकिन है कि नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या कहते हैं, हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो, तो फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल तो कर ही सकते हो तुम भी। शोर कर क्यों रहा है यार, वाइब्रेशन होगी तो शोर होगा, नॉइज इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस को कैसे कम करना है, कुछ ना कुछ तो कोई लूज पार्ट होंगे उसके अंदर, कोई फाउंडेशन से लूज होगा, कोई बुशेस डालने होंगे, कोई डैम्पनिंग डिवाइस डालना होगा कि वाइब्रेशन कम हो जाए यार, टाइट कर दो इसको, कोई नया पार्ट डालना होगा। चलें जी, बजट नहीं है, वो भी नहीं कर सकते। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो आप लोगों के इख्तियार में, क्या कर सकते हैं आप भाई। 8 का बैच अगर वो करता है, या 16 का बैच करता है, या पूरी क्लास एक ही वक्त में वहाँ पर करती है, तो भाई सबको क्यों एक्सपोज करें हम वहाँ पर। थोड़े बंदों की ड्यूटी लगा दो, प्रोसेस सारे देख लें, ठीक है। जो रीडिंग्स लेने का टाइम है या ज़्यादा टाइम गुजारना है वो किसी 1-2 की ड्यूटी लगा दो, बाकी सारे ज़रा दूर हो जाएं ताकि एक्सपोज ना हो वहाँ वॉइस। ये सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। और फाइनली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो है ही है कि भाई अगर सारा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे रहना भी ज़रूरी है सबके लिए, सबने देखना भी है वहाँ पे, ठीक है। रीडिंग्स भी सबने अपनी अपनी लेनी है, तो यार ईयर प्लग्स लगा लो, फिर ईयर मफ्स लगा लो, वो हेडफोन वगैरह जो होते हैं तुम लोगों को, वो लगा लो यार। डोंट एक्सपोज योर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स to a potential threat that can cause a permanent disability. ये जुल्म है, ठीक है। इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, नॉइज एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है, ठीक है। और ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि इस तरीके से आप लोग ये काम कर सकते हैं। बेटा टाइम मिले आप लोगों को टाइम मिले, नेट पर आप लोग जाते हैं, इंटरनेट अब आप लोगों के फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, मोबाइल्स में आपके पास है। रेफरेंसेस के लिए ये मैंने कुछ साइट्स लिखी हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या तरीक़ाकार आप देखना चाहते हो कि ये रिस्क है, ये परेशानी है, ये इंडस्ट्री है, इसके लिए स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आप ओशा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, ये गवर्नमेंटल एजेंसी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये यूके की, ठीक है। ये HSE हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट नहीं है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। HSE UK gov.uk, लातादाद स्टैंडर्ड्स आपको मिल जाएंगे रेफरेंसेस के लिए। ILO के ऊपर इंटरनेशनली वो ट्रीटीज़ जिसके ऊपर मुल्कों ने, रीजन्स ने साइन किए हुए हैं,
इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमने साइन किया हुआ इंटरनेशनली कि हम कौन कौन से एक्ट हैं इंटरनेशनली जिनको हम कंप्लाई करेंगे। कब ये नहीं पता, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा इस दौरान अगर आप कहीं समझते हैं इन योर प्लानिंग साइकिल, आप कहीं समझते हैं कि यार मेरे पास ये 1.5-2 महीने की निश एक निकल सकती है और मैं को सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, तो निबोश नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इनका इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है और उससे भी बड़ी ग्रेजुएशन लेवल का जिसको डिप्लोमा कहते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमा भी है। यह आप कर सकते हैं, इसके लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। ब्रिटिश काउंसिल में एग्ज़ाम हो जाएंगे इसके आपके, ठीक है। अगर आप प्रोसेस सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा हाई टेक, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हाई टेक है इससे, निबोश से, ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए bcsp.org अमेरिकन की है ये सर्टिफिकेशन, एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, ये 2 सर्टिफिकेशन हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर बेटा हो सके तो कहीं नोट कर लेना, इस वेबसाइट पर बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज़ हैं और वो वीडियोज़ हैं वो एक्सीडेंट्स या मेजर इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स जो हो गए, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, कोई धमाका हो गया, आग लग गई, स्पिल हो गई बहुत बड़ी ह्यूज, वो क्यों हुई, कैसे हुई, वो एनिमेशंस के साथ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली डिटेल में हुई, उसके बाद उन्होंने उसकी एनिमेशन बना दी। तो बिल्कुल कार्टून, फेरी टेल, पिक्चर, छोटी सी फिल्म आपके सामने चल रही है और सारी बात भी समझ में आ रही है कि ये हुआ क्या था यार इनके साथ, कहाँ गलती हो गई थी। और ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू परस्यू अ complete career, full-fledged within occupational safety and health, there are universities offering masters and bachelors in occupational safety and health, in safety engineering, और ये सारे के सारे भी आपको वेब के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।